हेलो डियर स्टूडेंट्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का अगला प्रॉब्लम है जे एडवांस का। 6 कार्ड and 6 envelopes are numbered 1 2 3 4 5 till 6 and cards are to be placed in envelopes so that each envelope contain exactly one card and no card is placed in the envelope bearing the same number, and moreover the card number 1 is always placed in envelope number 2. The number of ways this can be done is। मैं तो पहले इतना बता दूं, बड़ा बढ़िया प्रॉब्लम है, हालत खराब करने वाला है उनकी जिनको लगता है कि फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उनको बड़ा इजी कर दिया उसने। दोज हु प्ले विथ नंबर एंड बिलीव इन सिंपल इंट्यूटिव थिंकिंग ऑफ नंबर्स। कोई साइंस नहीं भी पढ़ता है, मैथ नहीं भी पढ़ता है, तब भी उसको नंबर से प्ले करने की आदत होती है, दैट रिफ्लेक्ट्स द टैलेंट। ठीक है ना? तो एक्चुअली हम लोग उसी से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना? जिसने केवल फॉर्मूले अप्लाई करे उसका तो कुछ होने वाला नहीं इस क्वेश्चन पर। मेरे हिसाब से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का अभी तक का इससे बढ़िया कोई क्वेश्चन जेईई एडवांस में नहीं पूछा गया है। ठीक है ना? ओके। और मैं इतनी भी गारंटी कर सकता हूं कि जिनकी सिंपल इंट्यूटिव थिंकिंग नहीं है उसमें 99.9% कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है ना? प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब होता है समझ में भी आनी चाहिए, क्योंकि तब आंसर्स नहीं पता होते हैं जब प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। एक बार आंसर आ जाए फिर तो दुनिया जस्टिफाई करना जानती है। ठीक है ना? बढ़िया प्रॉब्लम है। पहले तो प्रॉब्लम बता देता हूं क्या प्रॉब्लम है, एक एक करके सारी बातों को अच्छे से गौर से सुनना। उसने बोला कि उसके पास 6 एनवेलप है। थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि सारी बातों को एक्सप्लेन करना है ऐसे, मतलब सब एक साथ दिखेंगे तो अच्छा लगेगा, मतलब समझ में आएगा। तमाम लोगों के दिमाग से डेटा मिस हो जाता है। इनवेलप्स हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना? इनमें नंबर पड़े हुए हैं और 6 कार्ड्स भी हैं। ठीक है ना? तो कार्ड्स को कुछ अलग कलर से बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। हर बात को समझते रहना, इत्मीनान से समझाऊंगा। एक बार में समझ लो बढ़िया रहेगा, तो 50 बार लोगों को सोचना पड़ता होगा इस प्रॉब्लम, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है ना? ये भी समझ में आएगा कि यार ये तो बड़ा इजी था। ठीक है ना? ओके। फिर बोलता है कि इन कार्ड्स को एनवेलप में ऐसे डालो कि कोई भी कार्ड अपने नंबर के एनवेलप में ना जाए, मतलब 1 1 में ना जाए, 2 2 में ना जाए, 3 3 में ना जाए, 4 4 में ना जाए, 5 5 में ना जाए और 6 6 में जाए। लेकिन साथ में उसने एक बात और बोल दी, एक कंडीशन और ऐड कर दी, इसी ने प्रॉब्लम को खतरनाक बना दिया। मोर ओवर द कार्ड नंबर 1 इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द एनवेलप नंबर 2। लोगों को लगा कि एनवेलप 2 में कार्ड 1 को डाल दिया है तो प्रॉब्लम को इजी कर दिया उसने, 6 की जगह 5 कर दी। बट एक्चुअली इसी स्टेटमेंट ने सारी प्रॉब्लम का को डिफिकल्ट बना दिया, मतलब डरा दिया। कार्ड नंबर 1 ऑलवेज गोज टू एनवेलप नंबर 2। तो कार्ड नंबर 1 को उसने क्या किया, एनवेलप नंबर 2 में डाल दिया। अब एनवेलप 2 तो भर गया, और एक बात तो बोल चुका है, एक एनवेलप में एक से ज्यादा कार्ड्स नहीं आ सकते। अब हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा 1 3 4 5 6 कार्ड्स बचे, सॉरी एनवेलप्स, और 2 3 4 5 6 कार्ड बचे। ये देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। 3 नंबर का कार्ड है तो 3 नंबर का एनवेलप है, 4 नंबर का कार्ड है तो 4 नंबर का एनवेलप है, 5 नंबर का कार्ड है तो 5 का एनवेलप है। लेकिन ये ट्रबल क्रिएट कर रहा है, कार्ड नंबर 2 है और एनवेलप नंबर 1 है। यहां पे बड़ा इत्मीनान से ये सोचना चाहिए था कि अगर हमें डिरेंजमेंट के वेज बनाने, तो मैं यहां पे 2 केस डिफाइन करता हूं। एक केस नंबर 1 कि कार्ड नंबर 2 goes to एनवेलप नंबर 1। इससे फायदा जानते हो क्या हुआ? इससे फायदा ये हो जाएगा कि कार्ड 2 अगर एनवेलप 1 में चला गया तो ये 4 चीजों का डिरेंजमेंट है, और इसके आंसर निकालना हमारे लिए बड़ा इजी रहेगा। तो कार्ड 2 के पास 2 संभावनाएं हो सकती है ना, या तो वो 1 एनवेलप में जाएगा और या नहीं जाएगा।
हो गया पूरी बात। तो मैं ऐसे बोल देता हूं, कार्ड नंबर 2 डज नॉट गो टू envelope number 1. Card number 2 either goes to envelope number 1 or it does not go to envelope number 1. यही हो सकता है, और क्या ही हो सकता है, दो के अलावा कुछ हो नहीं सकता है। इसके बेस मान लेते हैं n1 आएंगे और इसके बेस मान लेते हैं कितना, n2 आएंगे। n1 निकाल लो, n2 निकाल लो, तो पहला एक काम करते हैं, n1 निकाल ही लेते हैं। कार्ड नंबर 2 इन्वेलप नंबर, ये इन्वेलप था और ये कार्ड था, तो कार्ड 2 इन्वेलप 1 में अगर चला गया है ना, तो इस पहले वाले केस के लिए हमारे पास क्या बचे, इन्वेलप बचे 4। देयर आर 4 इन्वेलप्स एंड देयर आर 4 कार्ड्स। इन्वेलप कौन से बचे, 3 4 5 6, और कार्ड भी कौन से बचे, 3 4 5 एंड 6। तो ये 4 चीजों का डीअरेंजमेंट है। अगर हमें n1 निकालना होता तो हम डीअरेंजमेंट का सीधा सीधा रिजल्ट यूज कर लेते हैं। डीअरेंजमेंट बड़ा डेंजरस भी होता है समझने के लिए, कैसे डराइव किया जाता है, लेकिन मेरा एक सजेशन है कि डीअरेंजमेंट का डेरिवेशन बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चीजें बिल्कुल साफ सुथरी सिंपल समझ में आने लगती है, ठीक। दिमाग बढ़िया चलता है, हमारा दिमाग भी ग्रो करता है। और मैं एक लेक्चर बनाऊंगा डीअरेंजमेंट के लिए, क्योंकि डीअरेंजमेंट को समझना मतलब उसको डेराइव करना 99.9% लोगों के बस की बात होती नहीं, समझ में नहीं आता है। ओके, तो हमें 4 चीजों को अरेंज करना था, तो क्या फॉर्मूला होता है मैं बता देता हूं। n चीजों का अगर डीअरेंजमेंट लिखना है ना, तो उसका रिजल्ट आता है n फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और लास्ट में हमें जानना है कहां पर, n फैक्टोरियल। अगर n चीजों का है, 1 के साथ -1 है, 2 के साथ +1 है, तो पक्का फिर यहां पर लिखना पड़ेगा -1 टू द पावर n। क्लियर। तो यहां तो फिलहाल हमें 4 चीजों का डीअरेंजमेंट करना था, तो लिख देते हैं क्या, 4 फैक्टोरियल ब्रैकेट में 1 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल और प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये 1 और -1 तो कैंसिल हो गया। 4 फैक्टोरियल को अगर 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा 4 इंटू 3 मतलब 12, तो दिस विल बी 12। और 3 फैक्टोरियल से करोगे तो 4 बचेगा, और 4 फैक्टोरियल से करोगे तो 1, तो दिस विल बी 12 माइनस 4 प्लस 1 9। तो n1 की वैल्यू तो हमको मिल गई, और n1 की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। कौन से डीअरेंजमेंट आ गए, अगर कार्ड नंबर 2 इन्वेलप नंबर 1 में चला गया, तो बाकी चीजों को डीअरेंज करने के लिए हमारे पास 9 तरीके थे, वो हमने निकाल लिए, ठीक है ना। अब अगला केस आता है कि कार्ड नंबर 2 इन्वेलप नंबर 1 में नहीं जाता है। कार्ड 2 डज नॉट गो टू इन्वेलप नंबर 1। तो यार इन्वेलप कार्ड 2 अगर इन्वेलप 1 में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा, 3 में जाएगा, या कहां जाएगा, 4 में जाएगा, या कहां जाएगा, 5 में जाएगा, या कहां जाएगा, 6 में। लेकिन एक चीज बढ़िया ऑब्जर्व करने वाले, वो 3 में जाएगा, तो जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है बिल्कुल वैसे स्ट्रक्चर 4 में बनेगा। मतलब इन्वेलप नंबर 3 में 2 का जाना, इन्वेलप 4 में 2 का जाना, इन्वेलप 5 में 2 का जाना, इन्वेलप 6 में 2 का जाना, सब में बराबर बराबर वेज आने वाले। तो मैं एक काम करता हूं कि मैं कार्ड 2 को किसी एक में डाल देता हूं और वेज निकाल लेता हूं। मान लो मैंने 6 में डाल दिया और मैंने वेज में निकाल लिए, तो मैं इतना बोल सकता हूं ना कि जितने 6 के लिए आएंगे उतने 5 के लिए, उतने 3 के लिए, उतने 4 के लिए आएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। बात समझ में आ गई। तो मुझे अगर n2 लिखना है ना, तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि दिस इज 4 इंटू n3। लेकिन पहले n3 डिफाइन कर लेते हैं। एक्चुअली मैंने क्या बोला, n3 मैंने बोल दिया कि टोटल नंबर इस कंडीशन के लिए कि का इन्वेलप नंबर 2 3 में चला गया, तो 3 में जाने के अगर n3 वेज आ गए तो 4 में जाने के भी n3 आएंगे, 5 में जाने के भी n3 आएंगे, और 6 में जाने के भी n3 आएंगे। तो इसका मतलब था कि कार्ड नंबर 2 इन्वेलप नंबर 3 में चला गया, इन्वेलप नंबर 3 में चला गया।
उसको मैंने बोल दिया N3। अब कार्ड 2 एनवेलप नंबर 3 में चला गया, इधर चला गया। अब देखते हैं बचा क्या। तो बचा हमारे पास 1, बचा हमारे पास 4, इधर आया 5, इधर आया 6, और इसके बाद जो हमारे पास कार्ड बचे वो कौन से थे? 3, 4, 5, 6। सिचुएशन एक्चुअली वहीं पहुंच गए जहां से चले थे, लेकिन हमारे पास एक एज है किस बात का कि अब डेटा कम हो चुका है। तो डेटा अगर कम हो चुका है ना, तो हम इन चीजों को डायरेक्टली भी का पर्पस तो क्वेश्चन सॉल्व करना था ना, ठीक है ना। तो डेटा अगर कम हो चुका है तो हम इनके डायरेक्टली तरीके बना सकते हैं। तो मैं यहां पे फिर फर्दर 2 केसेस बना देता हूं। एक केस ये बना देता हूं कि 3 1 में चला जाए, तो फिर बाकी सब एक जैसे दिखने लगे, ठीक है ना। बुद्धि तो लगानी पड़ेगी यार, सवाल ही ऐसा है, क्या करें, ठीक है ना। जो बुद्धि लगाए उसे मजा भी आएगा। तो मैंने 2 केस बना दिए कि 3 1 में चला गया, और 3 अगर कार्ड नंबर 3 अगर इनवेलप नंबर 1 में चला गया, या फिर कार्ड 3 इनवेलप नंबर 1 में नहीं गया। तो कार्ड 3 अगर इनवेलप 1 में चला गया तो 3 चीजों का डीअरेंजमेंट आ गया, और 3 चीजों का डीअरेंजमेंट एक्चुअली पता होता है, 2 ही होता है। चाहो तो लिख लो 3 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3। ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। 2 तरीके तो हमारे तब आ गए इस केस के लिए जब 3 1 में चला गया। अब वो चेक कर लेते हैं कि 3 1 में नहीं जाता है तो क्या होने वाला है। तो 3 अगर 1 में नहीं जाता है, यहां बनाता हूं, हमारे पास इनवेलप कितने थे? 4 थे। कौन कौन से? 1 4 5 6। 3 1 में नहीं जाता है तो कहां जाएगा? 3 4 में जाएगा, 3 5 में जाएगा, और 3 6 में जाएगा। तो 3 नंबर अगर 4 में चला गया तो हमारे पास कार्ड कौन कौन से थे? 4 5 6 और बचे, ठीक है ना। 4 5 6 कार्ड्स हमारे पास बचे, और 3 को हमने 4 में डाल रखा है। तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, 4 लिख देता हूं, कार्ड नंबर 4 1 में डाल देता हूं, और 5 5 में जाएगा नहीं तो इसको 6 में डाल देता हूं, 6 वाले को यहां पे डाल देता हूं। इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि 5 5 में आ जाएगा और 6 इधर आएगा। फिर एक केस में बना लेता हूं क्या कि 3 चला गया 4 में, 6 को यहां पे डाल देते हैं। अब बचे कौन से? 4 5। 5 यहां आ नहीं सकता है तो 4 आएगा, तो यहां पे क्या कर देते हैं? 5 कर देते हैं। क्लियर? इसके बाद क्या करते हैं? 3 को हमने 4 में डाल दिया और 5 को यहां पे रख दिया। अब बचे कौन से? 4 6 बचे, तो 6 यहां आ नहीं सकता है तो 4 आएगा, और यहां पे क्या कर देते हैं? 6 कर देते हैं। इसका मतलब कार्ड नंबर 3 अगर इनवेलप नंबर 4 में जाता है तो देयर आर 3 वेज। तो कार्ड नंबर 3 इनवेलप 5 में जाएगा तो भी 3 वेज आएंगे, 6 में जाएगा तो भी 3 वेज आएंगे। तो अगर इन सब को निकालता तो दीज आर एक्चुअली 9, दीज आर 9 वेज। ये 2 वेज कौन से वाले थे? ये 2 वेज थे जब 3 1 में चला गया। अब 3 या तो 1 में जाएगा या तो नहीं जाएगा, तो 1 में गया तो 2 वेज थे, और नहीं गया तो कितने थे? 9 वेज थे। इसका मतलब इनके डीअरेंजमेंट के टोटल वेज कितने आ गए? 2011। और हमने इसी को माना था क्या? दैट इज N3। N3 कौन से वेज थे? N3 वो वेज थे जब हमने इस कार्ड नंबर 2 को कहां डाल दिया था? 3 में डाल दिया था, राइट। तो अगर 4 में जाता तो भी इतने आते, 5 में जाता तो भी इतने आते, 6 में जाता तो भी इतने आते। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 मल्टीप्लाइड बाई 9, कितना आ गया? एक मिनट 9 वेज आ गया ना, 3 3 3 9 2 11 आया एक्चुअली, राइट। 9 से नहीं मल्टीप्लाई करना था तभी लग रहा था। 11 वेज आ गए, मल्टीप्लाइड बाय 11, दिस इज इक्वल टू 44। इसका मतलब अगर कार्ड नंबर 2 1 में जाता है तो 9 वेज थे, और 1 में नहीं जाता है तो उसके लिए हमारे पास 44 वेज थे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए?
या तो ये होगा या तो ये होगा, देन टोटल नंबर ऑफ बेस विल बी n1 प्लस n2। तो जो हमारा आंसर आना चाहिए दैट इज n1 प्लस n2, और n1 की वैल्यू कितनी थी 9 और n2 की वैल्यू थी 44, एंड दिस आंसर विल बी 53। आई होप ये बात समझ में आ गया। प्ले विथ नंबर्स, ठीक है ना, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं था। आपने चीजों को नहीं समझा, डायरेक्टली कुछ भी करने की कोशिश करी, तो शायद इस क्वेश्चन में ट्रबल आनी ही आनी। होप सबको बात समझ में आई हो।